नमस्कार दोस्तों, विद्यापरम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएस की जो वीडियो अपलोड की थी, जिन लोगों ने ना देखी हो उसको देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि विद्यापरम की टीम आपके लिए लेकर आने वाली है जीएस की स्पेशल सीरीज़। और जीएस की स्पेशल सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का स्पेशल बैच, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ेंगे और हिस्ट्री किस एग्ज़ाम में कितनी पूछी जाती है, किस तरीके से, ये सारी जानकारी लेंगे और हिस्ट्री को सही तरीके से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब बात करते हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। तो अगर हम सरल शब्दों में बताना चाहें तो इतिहास के बारे में अगर सरल शब्दों में जानना चाहें तो हम लोग सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिससे अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। परंतु अहम सवाल ये है कि क्या सारी घटनाएं अतीत में जो घटित हुई हैं वो इतिहास है या नहीं। नहीं, अतीत में हुई सभी घटनाएं इतिहास नहीं है, पर अतीत में हुई वे घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके हमें सोर्सेज मिले हैं या जिनके हमें प्रमाण मिले हैं, उनको हम इतिहास कहते हैं और इतिहास कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिस ग्रीक वर्ड जो है हिस्टोरिया। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिस वर्ड जो है हिस्टोरिया से हिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहली जो इतिहास के ऊपर जो पुस्तक लिखी वो एक यूनानी लेखक थे जिनका नाम था हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने इतिहास के ऊपर पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया जो पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने अतीत में हुई सभी घटनाओं के बारे में जानकारी दी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेरोडोटस को ही, इसी वजह से इन्होंने सबसे पहली पुस्तक जो लिखी हिस्टोरिया, इसी वजह से हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है या इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोर्सेस के आधार पर। कहने का मतलब, जैसा अभी मैंने कहा था कि वे घटनाएं, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, अतीत में हुई वे घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके हमें प्रमाण मिले हैं या सोर्सेज मिले हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो अब बात करते हैं हम सोर्सेज की। सोर्सेज या स्रोत। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं इंग्लिश में। अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब किससे है, एग्जाम्पल में अगर बात करी जाए तो अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां। अब पुरातात्विक स्रोत में अवशेष की अगर बात करी जाए तो अवशेष जो है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले जिससे हमें जानकारी मिलती है हमारे अतीत के बारे में। अभिलेख की बात करी जाए तो हमारे भारत में सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख हैं, जिससे हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारक की बात की जाए तो स्मारक जैसे आपका आगरा का किला है, दिल्ली का लाल किला है, बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी है, इनसे हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से राजा हुआ करते थे और किस राजा ने ये किले बनवाए, स्मारक बनवाए, ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद सिक्कों की बात करें तो सिक्का जो मिला हमें वो समुद्रगुप्त के काल का मिला। समुद्रगुप्त के बारे में सिक्के से हमें जानकारी मिली, सबसे पहले जो हमें सिक्के प्राप्त हुए, और उसमें समुद्रगुप्त की तस्वीर थी वीणा वादन करते हुए। तो जिससे हमें एक चीज़ और क्लियर हुई यहाँ पर कि हमारे भारत में सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा रहा होगा, वीणा रहा होगा। उसके बाद मूर्तियों की बात करी जाए तो नटराज की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली। उसके बाद दूसरे सोर्सेज की बात करेंगे हम, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, अब साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत जो है वो दो पार्टों में डिवाइड है।
एक तो आपके रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस, मतलब धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, अब रिलीजियस अगर धार्मिक स्रोतों की बात करी जाए तो धार्मिक स्रोत कैसे, हमें उससे अतीत के बारे में एग्जाम्पल तौर पर अगर बात की जाए तो जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इनसे हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर गैर धार्मिक स्रोतों की बात की जाए तो गैर धार्मिक स्रोतों में जैसे मैगस्थनीज की इंडिका है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, ठीक है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। इसके बारे में हमें इससे पिछली अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, धार्मिक और गैर धार्मिक। उसके बाद तीसरे सोर्स की बात करते हैं तो तीसरा सोर्स जो है वो है आपका विदेशी यात्रियों का आगमन। अब विदेशी यात्रियों के आगमन से क्या संबंध है? तो विदेशी यात्रियों के आगमन से क्या है कि कई विदेशी यात्री हमारे भारत में आए और उन्होंने भारत में आकर हमारे भारत के कई राजाओं महाराजाओं के बारे में वर्णन किया और उन पर पुस्तकें लिखी और अपने देश में जाकर बताया। एग्जाम्पल तौर पर बात करी जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक शासक हुआ था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक फायन नामक चीनी बौद्ध यात्री भारत आया जो लगभग 15 साल तक भारत में रहा और उसने फिर उसके बाद अपने देश में जाके भारत के राजा महाराजाओं के बारे में बताया। उसके बाद अगर दूसरे एग्जाम्पल तौर पर बात करी जाए तो हर्षवर्धन जो एक पुष्यभूति वंश का एक राजा था, उसके शासन काल में एक शासक आया जिसका नाम था हैंशोंग, लगभग 16 वर्ष भारत में रहा और नालंदा यूनिवर्सिटी से उसने शिक्षा भी ग्रहण की। उसके बाद अगर तीसरी की बात करी जाए तो मध्यकाल की बात करते हैं। तो मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक डायनेस्टी जब शासन कर रही थी, तुगलक डायनेस्टी का जब शासन चल रहा था या तुगलक वंश का जब शासन चल रहा था, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक यात्री आया था, अफ्रीकी यात्री, जिसका नाम था इब्न बतूता, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी। तो अगर बात करी जाए इन तीनों में से हमें किसी भी तरह का सोर्स नहीं मिलता तो वो इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जिससे हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु अतीत में घटित सभी घटनाओं को इतिहास नहीं कहते। वे उन घटनाओं को इतिहास कहा जाता है जो इन तीनों सोर्सेज में से किसी एक पर खरी उतरती है। ठीक है, अगर वह तीनों सोर्सेज में से किसी एक का सोर्स नहीं, मतलब तीनों में से किसी भी तरह का सोर्स नहीं है तो वो इतिहास नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे। इतिहास आपको नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गया होगा इतिहास क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि हिस्ट्री को हमें किस तरीके से पढ़ना है और हिस्ट्री को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं और हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि हम भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत में जो घटनाएं अतीत में घटित हुई, भारत के राजाओं के बारे में, भारत में किन किन वंशों ने शासन किया, ठीक है, और किस वंश का शासन कब से कब तक रहा, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब पहले हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को कितने पार्टों में विभाजित किया गया और कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले, पहला जो पार्ट है हिस्ट्री का वो है एंशिएंट इंडिया, मतलब आपका है इसका प्राचीन भारत। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट जो है आपका मेडिएवल इंडिया, मतलब मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा पार्ट जो है आपका मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत। ठीक है, अब दोस्तों हम एक बात बताएं आपको,
कि जो हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है। तो हमारे जो इतिहासकारों ने इसको कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इतिहासकारों ने 3 पार्टों में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट थे आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब इतिहासकारों में नॉर्मल सी बात है कि अगर सबसे ज्यादा समय तक जो रहा होगा या सबसे ज्यादा जो काल रहा होगा वो किसका रहा होगा, प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत का समय रहा होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि प्राचीन भारत को और पार्टों में डिवाइड किया गया होगा। तो प्राचीन भारत को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट जो है वो आपके, एक पार्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट है आपका आद ऐतिहासिक, और तीसरा पार्ट है आपका ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों हमें अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर इनके बारे में हमें केवल 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो लिखा वर्ड ध्यान रखना है और एक पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें हमें ना ही कोई भी लिखित साक्ष्य मिले, और ना ही जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो पढ़ने की तो कोई बात होती ही नहीं। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैसे ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं मौर्य वंश है आपका, ठीक है, और आपका मौर्य वंश है, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से कौन कौन से रूलर्स आए और किस तरीके से शासन किया और कहाँ कहाँ शासन किया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तीनों में, तो तीनों में अगर सबसे ज़्यादा जो टाइम रहा होगा, सबसे ज़्यादा समय तक, तो वो आपका रहा होगा प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल का। और इस वजह से प्रागैतिहासिक काल को भी क्या किया गया, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। और 2 पार्ट कौन कौन से हैं आपके, एक पार्ट है आपका स्टोन एज और दूसरा पार्ट है आपका कॉपर एज। स्टोन एज मतलब आपको पता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्टोन एज क्या है और कॉपर एज क्या है, ठीक है। स्टोन एज को हम लोग बोलते हैं पाषाण युग, क्या बोलते हैं, पाषाण युग। और कॉपर एज को हम लोग बोलते हैं ताम्र युग। अब स्टोन एज, पाषाण युग और ताम्र युग से सीधा सीधा आपका क्लियर हो रहा होगा। स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, क्यों, क्योंकि स्टोन एज जो पाषाण युग का जो मनुष्य था वो आपका जो शिकार करता था केवल, और वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। उसके बाद जब मनुष्य ने तांबे की खोज की या कॉपर की खोज की, उस समय को, उस काल को हम लोग ताम्र युग के नाम से जानते हैं। जब कॉपर की खोज की उसके बाद का जो समय है उसको हम लोग ताम्र युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है, जैसे कॉपर एज है, उसके बाद अगर बात करी जाए तो स्टोन एज और कॉपर एज समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय जो रहा होगा वो किसका रहा होगा, पाषाण युग का। तो पाषाण युग को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, और पाषाण युग को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला जो था आपका पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नवपाषाण काल। दोस्तों अगर बात करी जाए कि पुरापाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नवपाषाण काल क्या है, इनके बारे में, तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल की अगर बात करी जाए तो पुरापाषाण काल का जो मनुष्य हुआ करता था केवल वो शिकारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, केवल शिकारी हुआ करता था। उसे अपना पेट भरने से मतलब था और वह कोई भी कार्य नहीं करता था, और शिकार भी जो किया करता था वो आपका पत्थर के औजारों से किया करता था।
उसके बाद जब मध्य पाषाण काल दूसरे पार्ट में जब डिवाइड किया गया होगा तो नॉर्मल सी बात है कि पुरा पाषाण काल से कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई होगी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था इसने पशुपालन स्टार्ट किया। अभी तक क्या था, केवल ये लोग शिकार करके पशुओं को खाते थे, अपना पेट भरते थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था वो आपका पशुपालन करने लगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सभी को कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। उसके बाद बात करी जाए नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल का मनुष्य पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी कार्य करने लगा। ठीक है, तो इन तीनों कालों के मनुष्य में अंतर है। पुरापाषाण काल का मनुष्य केवल शिकारी हुआ करता था। ठीक है, और मध्य पाषाण का जो मनुष्य था, मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था वह क्या किया करता था, पशुपालन की शुरुआत करी थी, और पशुपालन के साथ साथ कृषि का जो कार्य था वो नवपाषाण काल के मनुष्य ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे की। अब देखो, अगर बात करी जाए आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में नॉर्मल सी बात यह है कि प्राग ऐतिहासिक काल से कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा, तभी इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। इस काल में कुछ और हुआ होगा, इस काल में कुछ अलग घटनाएं घटित हुई होंगी, और इस काल में कुछ अलग घटनाएं घटित हुई होंगी। तो आदि ऐतिहासिक काल के मनुष्य ने किसकी खोज करी, लिपि की खोज की, और लिपि की खोज की, और उसमें पहली जो सभ्यता थी वो आपकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी सभ्यता थी आपकी वैदिक सिविलाइजेशन। मतलब हिंदी की अगर बात करी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, और इसकी बात करी जाए तो वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, अब वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सी चर्चा और करते हैं। ठीक है, अब जो आपका आदि ऐतिहासिक काल है, इस काल के मनुष्य ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य की खोज की, कांस्य की खोज करी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य की खोज की। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ तो रहे हैं, पर अगर इतिहास में जो मेन मायने रखती हैं वो क्या करती हैं, तिथि। इतिहास क्या हम ऐसे पढ़ते रहे, अगर हमें पता चल रहा है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, या हम कहें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कब हुआ, कि ईसा मसीह के जन्म से कई वर्ष पूर्व, जब तक हमें इतिहास में तिथियां या तारीखें, डेट क्लियर नहीं होंगी, और किस तरीके से हमें याद रखनी है ये सारी चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी और जब तक क्लियर नहीं होंगी, तब तक हम इतिहास का पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो सबसे पहले अब उसके बाद हम बात करते हैं कि तारीखों को किस तरीके से डालना है और किस तरीके से कब तक कौन सा काल रहा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मान लीजिएगा अभी चल रही है आपकी 2020, आज 2020 है, तो कल 1000 भी रही होगी, फिर 500 भी रही होगी, और फिर कभी 0 भी रही होगी, 0 भी रही होगी। और 0 जो है, 0 ईस्वी में ही आपका हुआ बर्थ, जो हुआ वो जन्म हुआ किसका हुआ, जीसस क्रिस्ट। कहने का मतलब इस 0 ईस्वी को ही क्या हुआ, जन्म हुआ ईसा मसीह का। उसके बाद जब 0 रहा तो कभी 500 भी इधर भी रहा होगा, 500 वर्ष पहले 1000 रहा होगा, उसके बाद 2500 भी रहा होगा। ठीक है, तो बात क्या है कि बेटा इस ईस्वी को जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तिथियां हमें कैसे ध्यान रखनी है, तो ईसा मसीह के जो जन्म से पहले की तिथियां हैं वो बेटा आपने देखा होगा बैक में चल रही है, मतलब घटते हुए क्रम में चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथि है वो आपकी किस में चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। ठीक है,
अब इसको जो आपका बढ़ता हुआ क्रम है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसवी, या इसको एडी से भी प्रेजेंट करते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। उसके बाद इसको हम बीसी से प्रेजेंट करते हैं, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां, और जिसको अगर हिंदी में बात करी जाए तो इसको ईसा पूर्व से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि अब अगर बात करें एग्जाम्पल तौर पर, तो एग्जाम्पल तौर पर अगर बात करी जाए तो मान लीजिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ, मान के चल रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईस्वी पूर्व हुई, ठीक है। तो अब यहां आपको क्लियर दिख रहा होगा, कहने का मतलब अगर बात करी जाए तो ईसा मसीह के जन्म से 1563 वर्ष पहले उनकी क्या हुआ, जन्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म से पहले 483 ईस्वी पूर्व उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगर बात करी जाए ईस्वी में, तो ईस्वी में मान लीजिएगा बात करते हैं, अगर हम बात कर दिया हमने कि अकबर का जन्म मान लो 1605 में हुआ, मानकर चल रहे हैं, एक्चुअल नहीं है, और उनकी मृत्यु हो गई 1680 में। तो आपने देखा होगा यहां जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चल रहा है, और यहां जो है वो उल्टा चल रहा है। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1600 वर्ष बाद क्या नाम है, अकबर का जन्म हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु कई मतलब वर्षों के बाद होगी, लगभग 75 साल के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डेट कैसे हमें करनी है, ठीक है। अब डेट के बारे में हम बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी कि ईसा और ईस्वी पूर्व में अंतर आ गया होगा समझ में। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम ईस्वी पूर्व से डिनोट करेंगे या बीसी से डिनोट करेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम एडी एनो डोमिनी या हम ईस्वी लिखेंगे उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग सब पे तारीखें डाल लेते हैं, जितना अभी हमने पार्टों में डिवाइड किया इन पर तारीखें डालते हैं, डेट डालते हैं कि कौन किसका समय कब से कब तक रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, और पुरापाषाण काल का जो समय रहा वो अनिश्चित काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक। मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 8000 वर्ष तक, 8000 वर्ष पहले तक पुरापाषाण काल रहा, और कब से शुरू हुआ उसका कोई टाइम पता नहीं है, तो उसको अनिश्चित काल में। उसके बाद बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। तो मध्यपाषाण काल का जो समय रहा वो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उसके बाद नवपाषाण काल की बात करी जाए तो नवपाषाण काल का समय जो है वो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आपका नवपाषाण काल का जब समय खत्म हो रहा था 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग, मतलब जब नवपाषाण काल का समय खत्म होने वाला था, उसी समय उसी बीच कुछ समय पहले तांबे की खोज की गई। इस वजह से तांबे की खोज कब की गई, 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग, और इसका जो ताम्रयुग का जो समय है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक माना गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में। इसका समय कब से कब तक रहा, तो इतिहासकारों के द्वारा जो समय तिथि बताई गई है वो समय तिथि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का। पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे, धीरे धीरे आपने देखा यहां जो पुरापाषाण काल का मनुष्य था वो शिकारी हुआ करता था और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं था। उसके बाद मध्यपाषाण काल में जो हमारा मध्यपाषाण काल का मनुष्य था थोड़ा डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद क्या किया उसने, पशुपालन स्टार्ट किया, और थोड़ा और डेवलप हुआ नवपाषाण काल में, और उसके बाद उसने कृषि कार्य, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी प्रारंभ किया। उसके बाद जब मनुष्य ने लिपि की खोज कर ली, और लिपि की खोज जिस सभ्यता में की गई उस समय फिर दो सभ्यताएं विकसित हुई, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपकी एक वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, और आपका जो वैदिक जो सिविलाइजेशन है इसका समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा
कि इसमें लगभग 200-250 वर्ष कहाँ गए। तो इतिहासकार जो बताते हैं, इतिहासकारों का कहना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1750 ईस्वी पूर्व के लगभग एक भयंकर बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद लगभग 200-250 साल तक वहां कोई सभ्यता नहीं बसी थी। फिर उसके बाद कई वर्षों के बाद आर्य आए और आर्यों ने एक सभ्यता बसाई, वैदिक सभ्यता, और इस वजह से लगभग 200-250 वर्ष के बाद बसी। तो इसका समय जो है, तिथि जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग आयरन एज भी कहते हैं। आयरन एज, आयरन एज के, या हिंदी में बोलते हैं उसको लौह युग। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जब खत्म होने वाली थी उससे कुछ वर्ष पहले, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के समय, मनुष्य ने लोहे की खोज की। ठीक है। उसको इस वजह से क्या कहा गया है, इसको लौह युग कहा गया, ऐतिहासिक काल को। ठीक है। ऐतिहासिक काल को लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। अब लौह युग के नाम से ऐतिहासिक काल को क्यों जाना जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता के समय 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग लोहे की खोज हुई, पर ऐतिहासिक काल को ही लौह युग क्यों कहा गया? ऐतिहासिक काल को लौह युग इसलिए कहा गया क्योंकि ऐतिहासिक काल का जो मनुष्य था, जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो लोहे के औजार बनाए, और लोहे के औजारों से लोहे के औजार बनाए, यंत्र बनाए, जिनसे खेतीबाड़ी करने लगे और खेतीबाड़ी अच्छे तरीके से करने लगे। ठीक है। अच्छे तरीके से करने लगे, तो जब सही से खेतीबाड़ी करने लगे, पैदावारी होने लगी, तो उसको इस वजह से क्या कहा गया, लौह युग। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऐतिहासिक काल के बाद हम अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का, मेडिएवल इंडिया के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, जो चीज समझ में आई हो उसको लाइक करें और शेयर करें, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको बताएं जरा। ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आपका जो चैनल है विद्यापुरम, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो ध्यान रखें विद्यापुरम को आपको सब्सक्राइब करवाना है और शेयर करवाना है। ठीक है। अगले लेक्चर में इसके आगे का पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है।